हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है भाई साहब, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन हो गए ना। 3 दिन का रिजल्ट आ चुका है और इतने फैसिनेटिंग रिजल्ट्स हैं कि मतलब मैं आपको जो अभी तथ्य कुछ दिखाऊंगा ना, कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा, आप कहोगे कि वाकई में यार कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ था वो एक रियली में एक सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। बिटकॉइन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वॉल्यूम है, कितना ये स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की जो कंपनीज है कितना बिटकॉइन को बाय कर रही हैं हर दिन, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बिटकॉइन के प्राइस से आप बिटकॉइन को जज कर रहे होगे इस वक्त, विच इज ओके, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार बिटकॉइन का प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है तो कुछ स्पॉट ईटीएफ में हो नहीं रहा है। स्पॉट ईटीएफ में जो हो रहा है, अगर आपने उसको मिस कर दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर आप नहीं समझे कि क्या हो रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे, पूरी की पूरी गेम को मिस कर दोगे। ठीक है, उसके उसकी ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि क्या हो क्या रहा है बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में। ठीक है, तो मैं इसको कवर करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ और लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। तो ये रहा स्पॉट बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो तीसरे दिन 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का था। ठीक है, पहले 2 दिन कितना था? ठीक है, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, राइट। और अब जो बताया जा रहा है, जो टोटल जो वॉल्यूम है, राइट, जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का पहले 3 दिन, ठीक है, पहले 3 दिन में जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो करीब 10 बिलियन यूएस डॉलर का निकल के आ रहा है। ठीक है, 10 बिलियन यूएस डॉलर मतलब आप सोचो कि मैं इसको बताऊंगा कि 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो वॉल्यूम है 3 दिन में ही कितना बड़ा है, इसको मैं थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगा, लेकिन दिस दिस नंबर इज फिनोमिनल। इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो शेयर है, राइट, वो ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी का है। ये डोमिनेट कर रहे हैं ईटीएफ की मार्केट को 90% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इन तीनों के पास है, ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के पास। ठीक है, अगर मैं ट्रैकर मैंने यहाँ बिटकॉइन का ईटीएफ ट्रैकर है आपके सामने खुला हुआ है, अगर मैं ट्रैकर को देखूं तो सबसे बड़ा जो फंड है, इनको तो ये विरासत में मिला ना, इनके पास तो ऑलरेडी ग्रे स्केल के पास तो जो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन का ट्रस्ट था उसको इन्होंने ईटीएफ में कन्वर्ट किया है। तो अब ग्रे स्केल के पास ऑलरेडी 28 बिलियन यूएस डॉलर का उसके पास ऑलरेडी एसेट अंडर मैनेजमेंट था, बिटकॉइन का फंड था। तो अगर आप उसको देखो तो सबसे बड़ा फंड ग्रे स्केल है। ये प्रो शेयर जो है ये फ्यूचर्स का ईटीएफ है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2.28 है, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट है। हम स्पॉट बिटकॉइन को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो ब्लैक रॉक का है, जिसका 500 मिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट है। फिडेलिटी का 427 मिलियन है। तो पहले नंबर पे ग्रे स्केल, दूसरे नंबर पे ब्लैक रॉक, तीसरे नंबर पे फिडेलिटी, चौथे नंबर पे बिटवाइज, पांचवें नंबर पे आर्क इन्वेस्ट और छठे नंबर पे वेनेक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मेजर प्लेयर इस टाइम। ब्लैक रॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक का 1 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में। 3 दिन के अंदर उसका 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि भाई जो 10 बिलियन यूएस डॉलर है उसमें कुछ इनफ्लोज हो रहे हैं और कुछ आउटफ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो आउटफ्लोज का मतलब, इनफ्लोज का मतलब है कि फ्रेश मनी इज एंटरिंग इनटू बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, एंड आउटफ्लोज का मतलब है कि ऑलरेडी जो ग्रे स्केल के पास जो फंड था, उसको जो ट्रस्ट था उसको उन्होंने ईटीएफ में कन्वर्ट किया है। तो काफी सारे लोग जो है वो अपने उस ईटीएफ को सेल करके एग्जिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारा जो फंड है उसमें से एग्जिट भी हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो हाई है, बट इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों है। और आउटफ्लो जो है तीसरे दिन देखा गया कि काफी था ग्रे स्केल के अंदर। फिर भी मैं आपको एक नंबर बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इस वाले ट्वीट को देखो। 3 दिन के अंदर जो 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो ईटीएफ के अंदर जो वॉल्यूम है ये कितना बड़ा है। अमेरिका के अंदर 2023 में 500 ईटीएफ लॉन्च हुए, क्रिप्टो को छोड़ दो, क्रिप्टो के अलावा 500 ईटीएफ लॉन्च हुए 2023 में। उनका एज ऑन डेट, मतलब जब उनका जो आज के दिन तक जो वॉल्यूम है सबका मिला के, 500 ईटीएफ का वॉल्यूम मिला के 450 मिलियन यूएस डॉलर उनका वॉल्यूम था। और अकेले बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स हैं, जो 11 ईटीएफ हैं, राइट, उनका जो है 10 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम है। इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि कहाँ 500 ईटीएफ और कहाँ बिटकॉइन के ईटीएफ। मतलब ये अपने आप में एक फिनोमिनल नंबर है। यहाँ से आपको एक अंदाजा लग गया होगा।
और मैं आपको जो ये वाली जो ट्वीट है, अगर आप इसको पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग ट्वीट है। इसको आपको पढ़ना चाहिए। ब्लैक रॉक जो है, 2 दिन के बाद उसके पास 11,439 बिटकॉइन उसने बाय किए, राइट? जो उसके पास फंड्स इनफ्लो हुए। और अब 3 दिन के बाद ब्लैक रॉक के पास 16,361 बिटकॉइन हो गए हैं। तो मतलब आप सोचो कि उसने ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज़ हो गया, मतलब हर दिन बिटकॉइन बाय कर रहा है। हर दिन जो उसके पास जो ये इन्फ्लोज़ आ रहे हैं ईटीएफ के अंदर, उससे वो अपनी बिटकॉइन की बाइंग उसने बढ़ा दी। मैंने तो ये लिखा है कि इमेजिन ये 10 दिन बाद क्या होगा? और सोचिए कि अगर वो इसी पेस से चलता रहा, तो हर दिन वो बिटकॉइन को बाय कर रहा है। मतलब माइकल सेलर तो था ही एक बहुत बड़ी व्हेल, जो सब कुछ निगल रहा था, और अब ये ब्लैक रॉक भी आ गया, और अब ऐसे ही फिडेलिटी और ऐसे ही अब जो बाकी हैं, वो भी अपने बिटकॉइन को अब बाय करेंगे, जो फंड्स उनके इनफ्लोज़ होंगे, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब हम एक अलग खबर पे भी चलते हैं। देखिए, होता क्या था कि पहले जब बिटकॉइन की हार्वनिंग भी एक इवेंट आ रहा है, राइट? अप्रैल के आसपास आएगा। बिटकॉइन की हार्वनिंग में अ, होता है क्या है कि जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है, राइट? वो आधा रह जाता है, ठीक है? आपका जो ब्लॉक रिवॉर्ड जो इस टाइम 6.25 बिटकॉइन है, जो अगर आप ब्लॉक को माइन करते हो, तो माइनर को 6.25 बीटीसी मिलता है, प्लस जो ट्रांजैक्शन फीस है वो मिलती है। तो अगर हम रिवॉर्ड को देखें, तो इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 2,70,000 यूएस डॉलर मिलते हैं माइनर को, अगर वो ब्लॉक को माइन करता है। जो कि आगे चल के जब ये हार्वनिंग का इवेंट आ जाएगा, तो 1,35,000 यूएस डॉलर मिलेंगे, या 3.125 बीटीसी आप समझ लो, आधा रह जाएगा रिवॉर्ड। तो इससे ये पता लगता है कि जब रिवॉर्ड आधा रह जाएगा, तो खर्चे तो वहीं के वहीं हैं। तो जब हार्वनिंग का इवेंट आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है, वो एक माइनर के ऊपर आता है, क्योंकि माइनर के खर्चे वहीं के वहीं होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी वहीं होती है, लेकिन इनकम गिर जाती है। तो इनकम गिरने से, इनकम उसका मतलब जब ये कमाई उसकी गिर जाती है माइनर की, तो उसको बीटीसी जो हैं, जो बिटकॉइन्स हैं, जो उसके पास रिज़र्व में पड़े थे, उनको उसको सेल करना पड़ता है, क्योंकि उसके खर्चे यूएसडी में होते हैं। उसको बिजली का बिल यूएसडी में भरना होता है, उसको सैलरीज़ यूएसडी में देनी होती हैं, उसके और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो मार्केट में हमेशा ये देखा गया कि हर हार्वनिंग के बाद लैकलस्टर परफॉर्मेंस होती है बिटकॉइन में। इनफैक्ट जनरली ये देखा गया कि हार्वनिंग के बाद इमीडिएट बेसिस पे मार्केट पंप नहीं करती है। मार्केट जो है वो थोड़ा करेक्शन लेती है या डंप होता है, क्योंकि ज़्यादातर हर बार ये देखा गया, हर हार्वनिंग के बाद माइनर्स बिटकॉइन बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो मार्केट के अंदर बिकवाली आती है, क्योंकि माइनर का प्रेशर होता है बेचने पे, राइट? बिटकॉइन इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि हार्वनिंग के बाद और दूसरी हार्वनिंग तक वो अच्छा खासा उसकी रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसीलिए ये देखा गया कि माइनर्स ये बिज़नेस छोड़ के इसीलिए नहीं जाते। उनको पता है कि अगर वो थोड़ा-सा वक़्त निकाल लेंगे, तो थोड़ा-सा अगर वो चीज़ें वक़्त निकाल लेंगे हार्वनिंग के बाद, तो फिर से मार्केट के अंदर एक करेक्शन होती है, एक बुल रन आता है। अगली हार्वनिंग तक प्राइस इतना बढ़ जाता है कि बेशक उनका रिवॉर्ड आधा रह जाता है, लेकिन मार्केट में बीटीसी का प्राइस इतना हो जाता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे आधे रिवॉर्ड में भी उनका खर्चा पूरा हो जाता है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस बार भी अगर मैं इसको ना थोड़ा-सा और आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आप थोड़ा-सा समझेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये देखिए पहली हार्वनिंग आई, 28 नवंबर 2012 में आई। यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हार्वनिंग के बाद काफ़ी एकदम बुलिश हो गया बिटकॉइन, लेकिन एकदम नहीं बढ़ा था। थोड़ा-सा आप ये देख सकते हो, इस ज़ोन में एक फ्लैट एरिया था, ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरी हार्वनिंग की तरफ, जो कि 9 जुलाई 2016 को आई थी। इस हार्वनिंग के बाद आप देखो एकदम फ्लैट हो गया था। इनफैक्ट यहाँ एक करेक्शन आई है, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, और उसके बाद ये बिटकॉइन जो है वो बढ़ने लगता है, और फिर अपना ये ऑल टाइम हाई बनाता है। अगर आप देख रहे होगे ना यहाँ पे, हर हार्वनिंग के बाद हर हार्वनिंग के बाद बीटीसी इज मेकिंग ऑल टाइम हाई। जैसे यहाँ पे 2011 में $2.5 का था, 28 नवंबर को $1,000 का हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 9 जुलाई को $270 का था, और यहाँ पे देख सकते हो आप $2,506 का है।
ठीक है? और ऐसे ही आप अगर लास्ट हार्वनिंग को देखो 11 मई 2020 में, उसमें भी देखिए बिटकॉइन के बाद ये जैसी हार्वनिंग आई तो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है, फ्लैट है एकदम, इनफैक्ट करेक्शन है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनर के ऊपर एकदम प्रेशर होता है और वो माइनर बिटकॉइन बेचने लगता है। मैं आपको इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये साल ये हार्वनिंग थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है। वजह क्या है? वजह ये है कि पहली बार यू नो बिटकॉइन के अंदर जो ऑर्डिनल्स के आने के बाद माइनर्स की अच्छी खासी कमाई हो रही है ऑर्डिनल्स की वजह से। जो ट्रांजैक्शन फीस आ रही है ऑर्डिनल्स की वजह से। अगर आप ये देखो कि हिस्ट्री देखो, जो ब्लॉक रिवॉर्ड की ये जो है ये अर्निंग ब्लॉक रिवॉर्ड से है, ये अर्निंग ट्रांजैक्शन फीस से। ट्रांजैक्शन फीस से इनकम नेग्लिजिबल थी ऑलमोस्ट, लेकिन अब ये लास्ट कुछ महीने देखिए आप, लास्ट के कुछ महीने देखिए आप कि 1/10/2023 से आप देखिए ट्रांजैक्शन फीस से कितनी कमाई हो रही है। तो इस बार की हार्वनिंग का इवेंट बहुत यूनिक हो सकता है। वो इसलिए वो इसलिए कि आपकी जो यहाँ पे जो बिटकॉइन की हार्वनिंग के बाद जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस होती थी, मतलब आप ये देखो कि इस बार माइनर कमा कितना रहा है। माइनर जो है अक्टूबर के अंदर दिसंबर के अंदर टोटल जो था 24 मिलियन यूएस डॉलर कमाया माइनर ने ऑर्डिनल्स के थ्रू, ऑर्डिनल्स की जो ट्रांजैक्शन फीस है। और इस वक्त हर दिन 10 मिलियन यूएस डॉलर कमा रहा है, जनवरी जब से शुरू हुआ है। सोचो हर दिन 10 मिलियन यूएस डॉलर ऑर्डिनल से कमा रहा है ट्रांजैक्शन फीस में। तो इस बार पहली बार ऐसा हो सकता है कि हार्वनिंग के बाद जो हम ये प्राइस के अंदर डंप देखते हैं, करेक्शंस देखते हैं, वो शायद ना आए। और जस्ट हार्वनिंग के बाद ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब माइनर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर कोई करेक्शन ना आए। और हार्वनिंग के बाद जैसे ही सप्लाई की शॉर्टेज होगी बिटकॉइन की, तो क्योंकि माइनर बेचेगा नहीं, माइनर को ऑलरेडी ट्रांजैक्शन फीस से पैसा आ रहा है, तो वो हो सकता है कि प्राइस एकदम पंप कर जाए और कोई बिना किसी करेक्शन के। इनफैक्ट ये अगर आप देखो तो ये अच्छा चार्ट है जहां पे ये बताया कि एक हार्वनिंग से पहले 416% का, हार्वनिंग से पहले भी इंक्रीज होता है, फिर हार्वनिंग के बाद एक इंक्रीज होता है। ये हार्वनिंग 1 में देखा गया, प्री 416, पोस्ट 7715, हार्वनिंग 2 से पहले 110% का इंक्रीज, हार्वनिंग के बाद 283% का इंक्रीज। इनफैक्ट अनदर एक लेग अप आया था, उसमें 672% का इंक्रीज। तीसरी हार्वनिंग से पहले 76% का इंक्रीज देखा था बिटकॉइन में, और हार्वनिंग के बाद 423% का इंक्रीज देखा। ऐसे ही हार्वनिंग जो चौथी हार्वनिंग है उससे पहले हम देख चुके हैं 50% का ऑलमोस्ट इंक्रीज, और आगे भी माना जा रहा है कि इंक्रीज होगा। और इंक्रीज वो लैक लस्टर परफॉर्मेंस, मतलब कुछ महीनों के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस पंप करता था, वो आप हो सकता है कि इमीडिएट कर जाए, क्योंकि बिट माइनर अपना बिटकॉइन शायद मार्केट में ना बेचे। इसलिए ये जो हार्वनिंग है इस बार, ये एक यूनिक इवेंट माना जा रहा है। ये पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऑर्डिनल्स नहीं होते थे। ये था आज का वीडियो, ये थी आज की अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको वैसे मार्केट मतलब देखो, अपना काम क्या है, आपको शॉर्ट में समझाने का पर्पस है कि मतलब आपको शॉर्ट में बात समझ में आ जाए। आप ये समझ ही रहे होगे कि पहले माइनर पे डेफिनेटली प्रेशर बनता था, पहले बनता था। अब इस बार नहीं है, क्योंकि इस बार थोड़ा प्रेशर ऑर्डिनल्स की वजह से उनको ऑलरेडी इनकम हो रही है, ठीक है। और स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का मैंने आपको अपडेट दे दिया कि 10 बिलियन यूएस डॉलर कितना बड़ा वॉल्यूम है। आज से पहले इस तरह का वॉल्यूम देखा नहीं गया, ठीक है। और जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि एक और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको पता है नवंबर 2004 में गोल्ड का ईटीएफ आया था यूएस के अंदर, ठीक है, 2004 में। और गोल्ड तो कोई बिटकॉइन जैसी चीज थी नहीं, मतलब गोल्ड तो गोल्ड था, ईटीएफ आया था। लेकिन इंडिया के अंदर जो ईटीएफ है उसका 2007 में आया था। मुझे ये समझ नहीं आया कि 3 साल क्यों लग गए इंडिया को गोल्ड का ईटीएफ लॉन्च करने में। चलो बिटकॉइन का समझ में आता है यार, एप्रीहेंशन हैं, 50 चीजें हैं। गोल्ड का ईटीएफ लॉन्च करने में भी हमने 3 साल लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ में हम इतना वक्त नहीं लेंगे, और क्योंकि हमने गोल्ड के ईटीएफ में भी ये देरी करी थी, और यही कारण है कि हम लेट हैं मार्केट को एजुकेट करने में। क्योंकि आप देखो ना, जो गोल्ड का सबसे बड़ा ईटीएफ है अमेरिका में, उसका 57 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप है। 57 बिलियन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा गोल्ड ईटीएफ है। और इंडिया का जो हमारा सबसे बड़ा गोल्ड ईटीएफ है,
उसका टोटल मार्केट कैप $1 बिलियन नहीं है, ऑब्वियसली, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितना जल्दी आप मार्केट के अंदर आओगे, एजुकेट करोगे अपने और इन्वेस्टर को, तो उतना ही जल्दी फायदा होता है, राइट। सो दिस वाज इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करेगा, लाइक करेगा, और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।